हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आरपीएसएफ एग्ज़ाम 24/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जबकि महासचिव थे AU हुयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जबकि अध्यक्ष थे WC बनर्जी और महासचिव थे AU हुयूम। अगला प्रश्न है, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो ये थे कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो ये चलाया था अकबर ने। 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेंदुलकर समिति। निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति का। इसकी गठन किया गया था 2004 में। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2004 में। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है, जबकि खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। अधिक उपजाऊ खादर मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषा की जननी है? तो ये है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? संस्कृत। अगला प्रश्न है, स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी थी? तो ये आयु थी 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष। स्पेशल ओलंपिक्स का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है अमेरिका में। स्पेशल ओलंपिक का मुख्यालय है अमेरिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये आते हैं भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो ये था फर्डिनेंड मैगलन थे। मैगलन पुर्तगाल के थे, जबकि वास्को डी गामा को भारत का खोज का श्रेय जाता है। वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय जाता है। अगला है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये है समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किन क्षेत्रों में रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। जबकि थार मरुस्थल सबसे गर्म है। थार मरुस्थल भारत का सबसे गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगला है, सोमोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी, सोमोरन रेगिस्तान अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा द्वारा। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है केवल लोकसभा द्वारा।
अगला प्रश्न है पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य सूची से। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची से। अगला प्रश्न है करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने के कारण काला धन में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर सी, काला धन में वृद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जबकि इसकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व और जबकि मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जबकि मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाले फंड कौन सा है? तो ये फंड है भारत की आकस्मिक निधि। ऑप्शन नंबर ए, भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का संबंध अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का संबंध अनुच्छेद 267 से है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न देखेंगे। एक स्वायत्तता निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। संसदीय समूह को भारतीय संविधान द्वारा 16 अगस्त 1948 को अपनाया गया था। संसदीय समूह को संविधान द्वारा 16 अगस्त 1948 को अपनाया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसदीय समूह को कब अपनाया गया था? तो 16 अगस्त 1948 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। एफ्थेपुजुटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए, एफ्थेपुजुटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था एकवर्थ समिति। ऑप्शन नंबर सी, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? एकवर्थ समिति। इसकी एकवर्थ समिति का गठन 1920 में हुआ था। एकवर्थ समिति का गठन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीयों में शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ये फहराया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था 1920 में। अगला प्रश्न है किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है और गांधी इरविन समझौते का समर्थन कराची अधिवेशन में मिला था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है?
तो इसका अर्थ है निर्भीकता। निर्भीकता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? निर्भीकता। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिकाओं संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाए अपकेंद्रीकरण का, ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण का। अगला प्रश्न देखेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मिला था, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बालाजी राव को, ऑप्शन नंबर ए, बालाजी राव को। बालाजी राव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एरियल पास, ऑप्शन नंबर डी। हॉकी की शैली स्कूप को एरियल पास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1993 में, जबकि शहरी योजना की शुरुआत 1997 में। शहरी योजना की शुरुआत 1997 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में और शहरी योजना की शुरुआत 1997 में। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, जो 21 जून को होता है, जो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति है, जो 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कितने से अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 20,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आसुत जल विद्युत धारा का क्या है? तो यह है विद्युत धारा का कुचालक। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो हराया था वेस्टइंडीज को, ऑप्शन नंबर डी। 1983 में वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो यह है मांगलिक, ऑप्शन नंबर बी। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? मांगलिक को। अगला प्रश्न है कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। कुट्रालम जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुकंपन, ऑप्शन नंबर डी। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपम कहलाती है, अनुकंपम कहलाती है। अगला प्रश्न है
सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को किससे जोड़ती है? तो ये मदुरई को कोट्टायम से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी, सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को कोट्टायम से जोड़ती है। दोस्तों, हम लोग का प्रीवियस का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।